Good afternoon children, this is Varuna Sharma and now you are watching Vivra classes. Please like, comment, share and subscribe to this channel. And today we are going to discuss respiration in animals. Children, as you know, respiration is an important metabolic process which is used for creation of energy in our body. यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन को एनिमल्स बॉडी के अंदर। और जैसा कि आपको पता है कि रेस्पिरेशन के अलावा हमारी बॉडी में कोई दूसरा ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि एनर्जी लिबरेट कर सके। तो हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी की ये डिमांड है कि रेस्पिरेशन एज मेटाबॉलिक प्रोसेस और एज एन इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हर ऑर्गेनिज्म में होना ही चाहिए, क्योंकि जितना भी स्टोर्ड फूड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उस स्टोर्ड फूड को बर्न होना है और एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये दोनों ही काम कौन करेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब बात ये आती है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम तो है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन का होना ज़रूरी है बॉडी में, जो कि ईजीली जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके बॉडी के अंदर और बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको फुलफिल कर सके, ताकि बॉडी होल क्वांटिटी में या प्रॉपर क्वांटिटी में एनर्जी लिबरेशन कर सके, एनर्जी प्रोडक्शन कर सके। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में या हम ये कह सकते हैं अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग एनिमल्स प्रेजेंट होंगे और हैबिटेट के अकॉर्डिंग या बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डिस्कस करें तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिजम्स और सिंपल एनिमल्स अमीबा। देखो, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि एनिमल, हम अमीबा को एनिमल कैटेगरी में क्यों ले रहे हैं, बिकॉज एनिमल सेल एंड अमीबल सेल दोनों की दोनों जो हैं वो सिमिलर हैं। अमीबा सेल का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक एनिमल सेल स्ट्रक्चर ही है, बस फ़र्क इतना है बाकी सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर फॉर्म में हैं और अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर फॉर्म में है। फाइन। और अभी जो हमने क्लासिफिकेशन रेगुलर चेंज होते रहते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट अलग अलग अपने मोड देते रहते हैं, लेकिन इससे पहले जो अमीबा जिस ग्रुप में प्रेजेंट है दैट इज़ प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ जो है पहले एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम था। अभी आप लोग जो स्टडी कर रहे हैं, आप लोग स्टडी कर रहे हैं पॉरीफेरा एज फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। बट इससे पहले जो एजुकेशन जो यहाँ पर सिस्टम था, जो पैटर्न चल रहा था उसके अकॉर्डिंग या सिलेबस पैटर्न जो चल रहा था उसके अकॉर्डिंग प्रोटोजोआ वाज द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो वो हमने किस बेस पे रखा था? सेल स्ट्रक्चर के बेस पर। ये आपने ध्यान रखना है कि अमीबा का जो सेल स्ट्रक्चर है दैट इज़ सिमिलर टू एनिमल सेल, देयरफॉर वी कैन से अमीबा इज़ ए सिंपल एनिमल। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल अमीबा का एग्जांपल है, ऐसे सपोज कोई शेप नहीं होती है, रेगुलर शेप है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, देखिए सेल की जो बाउंड्री है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, तो इजीली डिफ्यूज़न प्रोसेस से सरफेस के थ्रू इजीली डिफ्यूज़न प्रोसेस होगा और डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ये एक्सचेंज कर सकते हैं गैसेस का। फाइन। नेक्स्ट आप देखिए सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, यानी सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो सॉइल में रहते हैं, फाइन, या मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स की जो स्किन है वो मॉइस्ट स्किन होती है, वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस यानी ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर एग्जांपल अगर हम ले, जैसे अर्थवर्म है या अर्थवर्म लाइक जो एनिमल्स हैं विच लिव्स इनसाइड द सॉइल, दे रेस्पायर थ्रू स्किन, वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। उनमें स्किन का ही काम होगा एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। क्लियर? नेक्स्ट देखिए एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स तो ऑलरेडी हमने जब क्लासिफिकेशन पार्ट किया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि एक्वेटिक एनिमल्स में बेसिकली हम फिशेस का स्ट्रक्चर आप ध्यान रखें, बाकी फिशेस के अलावा और भी दूसरे एनिमल्स हैं जो एक्वेटिक मोड में रहते हैं।
यानी वाटर लिविंग है, एक्वेटिक मीन्स वाटर लिविंग है, उन सभी के अंदर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, चाहे वो फिश हैं, चाहे वो प्रॉन है, मिजल्स हैं, कोई भी है, उन सब के अंदर जो है रेस्पिरेशन होगा किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू। जबकि फिशेस जो है पाइसिस के मेंबर हैं, प्रॉन जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, जो मसल्स हैं ये जो है फाइलम मोलस्का के मेंबर्स हैं। बट यहाँ पर क्योंकि एक्वेटिक है, चाहे किसी भी फाइलम को बिलोंग कर रहे हैं, बट दे आर एक्वेटिक, एंड इफ़ दे आर एक्वेटिक देन दे टेक्स प्लेस देन दे रेस्पायर थ्रू गिल्स। फाइन। नेक्स्ट देखिए इंसेक्ट्स में जो रेस्पिरेशन है थ्रू स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स क्या होते हैं, जैसे इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट में अगर हम एब्डोमेन पार्ट लें तो वहाँ पर सरफेस पर, एब्डोमेन पार्ट में सरफेस पर जो है इस टाइप से छोटे छोटे पोर्स होते हैं, एंड दीज पोर्स आर नोन एज स्पाइरिकल्स। ये जो स्पाइरिकल्स हैं इनके थ्रू डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक एयर बॉडी के अंदर एंटर करती है, और यहाँ पर आगे चल के ये फाइन ट्यूब्स में लीड करते हैं। इस टाइप से पूरी बॉडी में ये ट्यूब्स, ये छोटी छोटी ट्यूब का पूरा सिस्टम फैला रहता है, और पूरा ये इंटरकनेक्ट होकर पूरा एक नेटवर्क बन जाता है। तो डायरेक्ट एयर, यहाँ पर डायरेक्ट एयर एंटर होगी किसके थ्रू, स्पाइरिकल्स के थ्रू। स्पाइरिकल्स आर टिनी पोर्स, एंड दीज ट्यूब्स, ये जो आगे चल के स्पाइरिकल्स जिस ट्यूब में लीड करेंगे, दीज ट्यूब्स आर नोन एज ट्रैकिया और ट्रैक्यूल्स। So direct airs enter into the trachea and tracheoles through spiracles, and respiration takes place in insects through spiracles. Fine. ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो spiracles हैं these are tiny holes on the body of insects, and trachea और tracheoles ये fine tubes होंगे जिनके थ्रू एयर बॉडी में एंटर करेगी। नेक्स्ट आप देखिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में एग्जाम्पल कौन है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में एग्जाम्पल आप उन सबको ले लें जो अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, जिसमें फ्रॉग भी है, सैलमेंडर है, जिसमें रेप्टाइल्स हैं मीन्स फिशेज, लिजार्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, बर्ड्स हैं, और मैमल्स में लॉयन, टाइगर, गॉट, शीप, कैट, बैट, रैट, ये सारे ही होंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। सब जो होंगे वो किसका पार्ट होंगे, वो होंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं दे रेस्पायर थ्रू लंग्स, ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। हमारी बॉडी में जो लंग्स, जो एयर को के लिए जो सकिंग ऑर्गन है दैट इज़ लंग्स, और लंग्स के अंदर छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एल्वेलाई। जब हम हवा को सक करते हैं तो हवा उन एल्वेलाई के अंदर जाकर भर जाती है। फाइन। अब नेक्स्ट हमें देखना है एक चीज़, ये तो अभी हमने हैबिटेट के मोड पर और बॉडी स्ट्रक्चर के मोड पर हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं बॉडी डिमांड के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन अभी हम आगे करने जा रहे हैं कि एक आइडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन के क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए, एंड फाइन, इसको अगर आप समझ जाते हैं तब आप इजीली रेस्पिरेशन के सिग्निफिकेंस भी समझ जाएंगे। आप देखिए कि आइडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, क्या क्या चीज़ें उसकी होनी चाहिए, तो उसकी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो देखिए आइडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या होगा, सबसे पहली बात तो कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट ऐसा होना चाहिए या स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो गैसेस एक्सचेंज के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया जो है प्रोवाइड करा सके। तो जैसे अपने लंग्स में ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम लंग्स का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने लंग्स का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, तो अब देखिए लंग्स में आगे चल के इस टाइप से छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ भरा गया, बहुत सारे होते हैं, इनका जो नंबर है थाउजेंड्स में होते हैं, टिनी जो है बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोलाई। एक्चुअल में एयर कहाँ जाके फिट हो जाती है, एयर आके भर जाती है इन एल्वियोलाइज के अंदर, इनके अंदर।
और अगर हम कभी सांस नहीं भी ले पाते तो ये एल्वेओलाई पूरे तरीके से हवा से खाली नहीं होते। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए कुछ अमाउंट इसमें रह भी जाता है। तो इस तरीके से एफिशिएंटली सरफेस एरिया यानी अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स हो गए, बिल्कुल जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उसमें छोटे छोटे अंगूर लगे होते हैं, बिल्कुल वही अरेंजमेंट होता है यहाँ एल्वेओलाई का। बहुत सारे एल्वेओलाई होते हैं और डायरेक्ट एयर जो है उनमें जाकर भर जाती है। इसका मतलब इतने सारे बलून्स में जाके यानी एल्वेओलाई में जाके जब एयर भर गई तो वो क्या हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया। और सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने का मतलब रेस्पिरेशन के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पर अरेंज हो सकती है, इकट्ठा हो सकती है। तो एक तो डिमांड यही हो गई यहाँ पर कि ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव ए लार्ज सरफेस एरिया टू गेट एनफ ऑक्सीजन, ताकि पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। फाइन। सेकेंड देखिए, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव थिन वॉल्स। इसकी जो वॉल है, जैसे एल्वेओलाई है, एल्वेओलाई की जो वॉल है ये थिन वॉल है, तो थिन वॉल होनी चाहिए ताकि इजीली डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू गैस एक्सचेंज हो सके ब्लड। क्योंकि जैसे सपोज़ अगर एल्वेओलाइज होंगी तो एल्वेओलाइज में क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम ऐसे लें, सपोज़ ये एक एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर है, तो एल्वेओलाई का अगर हम स्ट्रक्चर लें तो इसको इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज इसको कवर करेंगी, इस तरीके से। अगर ब्लड कैपिलरीज इसको कवर कर रही हैं तो क्या होगा, एयर डिफ्यूज़न प्रोसेस से ब्लड में मिक्स हो सके ईजीली। तो ये जो वॉल है यानी ये थिन वॉल होनी चाहिए। और ऐसे ही क्या होना चाहिए कि अगर मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है ब्लड में तो वो भी एल्वेओलाई में वापस इजीली डिफ्यूज़न प्रोसेस से जा सके। तो सेकंड जो इम्पॉर्टेंट डिमांड है वो क्या डिमांड है कि थिन वॉल होनी चाहिए, किसकी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, ताकि आसानी से गैसियस एक्सचेंज हो सके। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन शुड हैव अ रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस। तो देखिए एल्वेओलाई तो है, चारों तरफ से ये ब्लड से कवर्ड है, इसका मतलब यहाँ पर ब्लड सप्लाई रिच है। और ब्लड सप्लाई रिच होने का मतलब इजीली साथ साथ ब्लड के अंदर गैसेस ट्रांसपोर्ट होती रहेंगी। तो यहाँ पर 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि हर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ये 3 रिक्वायरमेंट्स तो होने ही चाहिए। एक तो उनका सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए ताकि इजीली और ज़्यादा अमाउंट में गैसेस को स्टोर किया जा सके या एक्सचेंज करने के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा मिल सके। दूसरा, जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो थिन वॉल्ड होना चाहिए। और तीसरा, जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो उसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जल्दी जल्दी जो है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो है एक्सचेंज होती रहे, CO2 जाती रहे, ऑक्सीजन जाती रहे और जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट आई है वो वहाँ से रिमूव होती रहे। तो इस तरीके से दीज वर 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। नाउ आज हम 2 टॉपिक पर और बात करने वाले हैं फिशेस में कि भाई एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस का जो ब्रीथिंग रेट है वो हमसे या अपनी टेरेस्ट्रियल एनिमल से क्यों ज़्यादा होता है। आप ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वाई एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, वाई एक्वेटिक एनिमल्स हैव फास्टर ब्रीथिंग देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। या तो हम एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल को कंपेयर कर लें, या एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, व्हाई फिशेस हैव फास्टर ब्रीथिंग रेट देन मैन के कंपैरिजन में फिशेस का ब्रीथिंग रेट क्यों ज़्यादा होता है। तो उसका देखिए बहुत ही सटीक सा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आंसर है। और वो आंसर क्या है, आप देखो, सपोज़ हम ये कहते हैं कि कोई वाटर बॉडी है, कोई वाटर बॉडी है, ऐसे माने कि ये ही कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, और इस वाटर बॉडी में जो है पानी है, वाटर बॉडी है तो पानी भरा होगा नेचुरल। तो अब देखिए अंदर तो है वाटर, ये सारा वाटर है, और एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में क्या है, ये सरफेस जो है ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी मिलेगी, सिर्फ ये जो लेयर है, ये इस लेयर का
जो है इंटरेक्शन होगा सराउंडिंग एयर से तो डिज़ोल्व हो जाएगी। यहाँ पर जो एयर मिलेगी वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इन डिज़ोल्व्ड एयर की फॉर्म में ऑक्सीजन मिलेगी। और ऑक्सीजन कितनी डिज़ोल्व होगी? केवल ऊपर की लेयर में, बाकी यहाँ पर नीचे की जो लेयर है वहाँ पर तो कोई ऑक्सीजन वहाँ पर होगी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि फिशेस हैं ज़्यादा सारी, ऑक्सीजन का जो डिज़ोल्व्ड अमाउंट है पानी के अंदर वो है बहुत कम। तो अब फिशेस को क्या करना पड़ेगा कि फिशेस को अपना ब्रीथिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी उनको जो है सक करनी पड़ेगी एयर। और आप कभी किसी पॉन्ड के आसपास आप जाएं तो आप ध्यान से फिशेस के या एक्वेरियम पे भी आप खड़े हो जाएं तो आप फिशेस की एक्टिविटीज़ को देखो। चलो एक्वेरियम में तो फिर भी आर्टिफिशियली हम अरेंज करके रखते हैं एयर एक्सचेंज प्रोसेस को, अदरवाइज़ आप पॉन्ड वगैरह पर कहीं जाएं, किसी छोटी जगह पर जाकर आप देखें तो आप देखेंगे फिशेस ऊपर आएंगी और ऊपर आने में बार बार अपना मुंह खोलेंगी, फिर वो नीचे चली जाएंगी, फिर वापस आके अपना मुंह को क्यों खोल रही है वो बार बार मुंह? गिल्स तो हैं उनके पास रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है गिल्स हैं, लेकिन गिल्स तो केवल इस डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं और ये इनसफिशिएंट अमाउंट कैरी कर रहा है ऑक्सीजन का, तो बाकी ऑक्सीजन डिमांड कैसे पूरी करोगी? तो अब फिशेस क्या करेंगी, सरफेस पर आकर बार बार मुंह को खोलेंगी और जैसे मुंह को खोलेंगी उससे मुंह से वो सक करेंगी एनवायरमेंटल एयर को। जैसे उनको लगेगा एयर का अमाउंट हो गया पूरा, तुरंत पानी में चली जाएंगी, फिर उनको लगेगा फिर ऊपर आएंगी। तो इसे तेज़ी से ऐसे आप देखेंगे तो जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे मुंह खोलती हैं तेज़ी के साथ। इसीलिए उस इनसफिशिएंट ऑक्सीजन डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए ही जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका ब्रीथिंग रेट फास्ट होता है। क्लियर? सेकंड आप देखिए, डिफ्यूज़न इज़ इनसफिशिएंट। डिफ्यूज़न से हम कह रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कर रहा है, डिफ्यूज़न से रेस्पिरेशन जितने भी हैं सब कर रहे हैं, लेकिन ये इनसफिशिएंट है किसके लिए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? आप देखो ये है एक यूनिसेलुलर, एक ही सेल है, तो ये तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई एनवायरनमेंट के, पूरी सरफेस है, पूरी सरफेस से एनवायरनमेंट का कांटेक्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़न प्रोसेस से एक्सचेंज हो सकती है ऑक्सीजन और CO2 बाहर जा सकती है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए, एक सेल दूसरी तीसरी चौथी इसके ऊपर आ गई, अब इसके ऊपर और सेल्स आ गई, ठीक है जी, अब इसके ऊपर और सेल आ गई। अब ठीक है एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में तो मान लिया ये सेल है और इसकी भी केवल इतनी सरफेस है, अब इस लेयर का क्या होगा इस सेल की, और जो अंदर दब गई इन सेल्स का क्या होगा? ये कहाँ से रेस्पिरेशन करेंगी? एनवायरनमेंट के साथ तो डायरेक्ट कांटेक्ट है नहीं, और बाकी जो सेल हैं बाहर की तरफ उनकी भी आधी सरफेस ही कांटेक्ट में आ रही है, तो अब क्या होगा? इस कंडीशन में इनकी नीड होगी कि इन्हें प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन चाहिए ताकि इनकी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल हो सके। फाइन, तो आज का जो हमारा टॉपिक था, आज के टॉपिक में हमने कवर किया है कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। फाइन, एक आइडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन के क्या क्या इंपॉर्टेंट और फीचर्स होने चाहिए या रिक्वायरमेंट्स हैं। साथ साथ हमने डिस्कस किया कि फिशेस में या एक्वेटिक एनिमल्स में ब्रीथिंग रेट फास्टर होता है तो क्यों, और डिफ्यूज़न प्रोसेस इज़ इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज मल्टीसेलुलर एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स। ये आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। टॉपिक्स बिल्कुल सिंपल हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं, बस आपने पढ़े हुए भी हैं पहले क्लासेस में, बस आज सिर्फ उनको कोरिलेट किया गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी की अगर कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ साथ चैनल को विवरा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट।